मीडियम, ठीक है। तो उसके आधार पे चलो, हाँ, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पे फर्स्ट टाइप का हम पढ़े थे, जिसमें कोलाइड 8 टाइप्स के थे, जिसमें मेनली इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, इमल्सन। इमल्सन में क्या होता है जी, बोलिए, लिक्विड इन लिक्विड, एग्जाम्पल मिल्क याद रखना। और एक और जेल कभी कभी पूछ सकता है, जेल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, जेली देखे ही हो। तो उस तरह का एग्जाम्पल्स पूछेगा फॉर्म, तो ये सब बता नहीं दोगे आप एग्जाम सोच के कि किसमें कौन मिक्स है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप करते हैं कि कोलाइड सेकेंड टाइप के किस आधार पे बांटेगा। ये देखो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में कुछ अट्रैक्शन होगा, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके आधार पे कोलाइड्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। तो लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन between disperse phase and disperse medium, कोलाइड्स आर 2 टाइप्स, है ना। इसके आधार पर कोलाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, लिख लो, कोलाइड्स आर 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के कोलाइड्स होते हैं जी, है ना। लिखिए फर्स्ट, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो आप चाहो तो टेबलर फॉर्म में लिख लो, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे टेबलर फॉर्म में लिख लो। एक तो होता है लायोफिलिक कोलाइड, और दूसरा लायोफोबिक। देखो, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। फिलिक मतलब हो गया एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में बहुत ही अच्छा, यानी ग्रेटर अट्रैक्शन होगा बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। और लायोफोबिक में बात करेंगे, यहाँ पे फोबिया वर्ड से समझ रहे हो, फोबिया होता है जिसे हम हेट करते हैं, उससे अट्रैक्शन हमारा नहीं होता। तो फोबिया जो चीज़ है, जैसे एग्जाम नहीं हेट होता है, ठीक है। तो लायोफोबिक, एग्जामोफोबिया वर्ड सुने होगा ना, ठीक। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, लायोफोबिक कोलाइड। और जिसमें अट्रैक्शन होगा उसमें लायोफिलिक। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गम हो गया, गोंद देखे हो ना, उसमें अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है कि नहीं। और कोलाइड का पार्टिकल्स आपका सॉल्ट सॉल्यूशन से तो ज़्यादा गाढ़ा है ना, यानी उसके पार्टिकल के साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े बड़े हैं, और उसमें अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन हो गया, वो सब किसके एग्जाम्पल होंगे, लायोफोबिक के। और जिसमें अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे सल्फर, मेटल, सल्फाइड, इनमें कोई अट्रैक्शन अच्छा से नहीं होता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लायोफोबिक के। तो चलिए दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे। When particles of, अच्छा मैं डीपी लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा लिखिएगा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, अभी शॉर्ट लिख सकते हैं। When particle of disperse phase have greater affinity मतलब अट्रैक्शन, greater affinity towards किसकी तरफ जी, towards डीएम बोले तो डिस्पर्सन मीडियम के साथ बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, तो इसको क्या कहेंगे, है ना। तो लिखो, इट इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड। एग्जाम्पल लिख लो, प्रोटीन, जेली में अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है नहीं। और इसमें क्या होगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में, जहाँ ये हैव लिखे हो ना, उसके बाद ये ग्रेटर में लिख देना नो, हैव नो एफिनिटी टुवर्ड डिस्पर्सन मीडियम, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जब डीएम और
डीपी के बीच में ग्रेटर एफिनिटी होगा लायोफिलिक, और डीएम और डीएम में, डीपी और डीएम में मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो लायोफोबिक। एग्जाम्पल सल्फर मेटल सल्फाइड, इसका एग्जाम्पल जिसमें अट्रैक्शन है जैसे कि गम, प्रोटीन, जेली, इन सब में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है, आप देखते हो आसानी से छूटता नहीं। और ये नॉर्मल सॉल्यूशन से इनका पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बिगर होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन फेज के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं जी? 3 टाइप्स के, तीनों के नाम ये रहे। अच्छा, नाम में ही आंसर है, ज़्यादा रटना उठना नहीं है। देखो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा। तो जो पार्टिकल्स होंगे ना इसमें स्मॉलर होंगे, मतलब वो कोलाइडल साइज पार्टिकल्स 1 नैनो से लेके 1000 नैनो के बीच में नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ गए, आपस में जुड़ के और थोड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए और इस रेंज के बीच में आ गए, तो अब ये किस में कंसिडर होंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स में। देखो डिफिनेशन वही लिखा है, स्मॉलर पार्टिकल्स आर एक्सिडेट मतलब इकट्ठा हुए, ठीक है, एंड बिकम और बन गए किसके बराबर? कोलाइडल पार्टिकल्स के। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। बस आपको जमा किया और वो इकट्ठा होकर ऐसा बन गया। आ रहा है समझ में? जैसे मिल्क को आप जमा कर दो तो प्रिसिपिटेट नहीं बना देता है जमा होके, तो उसका साइज पार्टिकल्स का क्या हो गया? बढ़ गया। जब मिल्क में था तो पार्टिकल्स का साइज लिक्विड जैसा लगा था, बहुत छोटा था। जैसे ही उसको आप प्रिसिपिटेट किए मिल्क से, जैसे दही बना लिए या फिर बटर निकाल लिए, तो उसका पार्टिकल साइज बढ़ा या घटा? बढ़ गया, और वो इसके बीच में आ जाएगा तो कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है, मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब जुड़े और किसके क्या बन गए? कोलाइडल, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अच्छा, इसका भी आंसर आसान है, याद रखना, माइक्रो वो होगा जी यहाँ पे, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड मतलब ये बिगर साइज होंगे। कैसे होंगे? बिगर साइज पार्टिकल्स, आज जिसको हम ब्रेक कर देंगे सॉल्वेंट मिला के तो वो किस में चले आएंगे? कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में। उसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टी यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल। बिगर साइज, बिगर साइज जैसे मान लो आपने देखा है ना कर्ड, कर्ड का साइज होगा जो थोड़ा बिगर होगा, लेकिन उसको कोई सॉल्वेंट जैसे कि वाटर मिक्स किए लस्सी बनता है ना, तो लस्सी बना रहे हैं, तो आप बताओ उसका पार्टिकल्स का साइज घटा कि बढ़ा? घटा ना। और वो घट के इतना घट गया कि इसके बीच में आ गया, तो वो कोलाइडल में कंसीडर होगा कि नहीं होगा? तो बिगर साइज को आपने तोड़ा, किसकी मदद से तोड़ा? सुटेबल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की मदद से तोड़ा तो वही क्या कहलाएगा? माइक्रो। मतलब इसमें क्या बोलोगे? इसका डिफिनेशन आप लोग खुद से लिख सकते हो। बिगर साइज पार्टिकल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, किसके साथ? विथ सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल कोई सॉल्वेंट पानी के साथ मिक्स किए थे, एंड बिकम और बन क्या गया जी? एंड बिकम कोलाइडल पार्टिकल्स। उसी को क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड मल्टी माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। याद हो रहा है? जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज बड़ा साइज का होता है पार्टिकल्स, सेलुलोज, स्टार्च, इनको अगर वाटर में मिक्स करो तो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट के हो जाएंगे और उसी पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? कोलाइड कहेंगे। आ रहा है समझ में? चलो इसका डेफिनेशन लिखो फिर। तो इसमें बिगर साइज पार्टिकल्स टूट जाता है और स्मॉलर मतलब कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में चला जाता है जब उसमें सुटेबल सॉल्वेंट। आप ब्रेक करने के लिए किसी सब्सटेंस को ना उसमें वाटर यूज कर लो, जैसे किसी भी सब्सटेंस को, NaCl को ही ब्रेक करना, तो पानी में मिला दो तो नहीं टूट जाता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में चला जाएगा। तो वही तरीका है, ठीक है। इस तरह से अगर वो साइज कोलाइड मतलब कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया तो उसको हम कोलाइड में कंसीडर करें, ठीक है। लास्ट लिखिए, थर्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स लिखिए। एट लो कंसंट्रेशन लिखो, at low concentration it behave as electrolyte, behave as electrolyte, but at higher concentration इस CONC कंसंट्रेशन को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखो। But at higher concentration molecules are
या particles are exaggerate and form colloidal particles. Colloidal particles, है ना? इज कॉल्ड, इसका नाम क्या बोलेंगे जी? एसोसिएटेड या फिर मिसल, एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? साबुन का झाग थोड़ा बहुत मात्रा में है तो वो कोलाइडल में नहीं है, लेकिन बहुत सारा अगर जमा हो गया तो उसका साइज नहीं बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ गया तो आप वही लिख सकते हो। सो साबुन का झाग है तो झाग का इंग्लिश फोर्थ होता है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जैसे जैसे झाग ज्यादा होता गया कंसंट्रेशन उसका हाई हुआ, ये आपको एसोसिएटेड कोलाइड्स दे देगा। ठीक है, तो कभी कभी एसोसिएटेड कोलाइड आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है अलग से। ठीक है, अब इसमें 2 बातें और पूछती है, एक क्राफ्ट टेम्परेचर, एक CMC कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल, यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो लिखो क्या होता है ये, 2 बात छोटे छोटे बातें इसी में। एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, लिखिए द टेम्परेचर एबव विच, जिस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब इससे ऊपर हम करें टेम्परेचर तो कोलाइडल पार्टिकल्स बनने लगते हैं। तो लिखो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर फॉर्म, द टेम्परेचर एट विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, इज कॉल्ड क्राफ्ट। देखिए यहाँ पे आप जान रहे हो मिसल बन रहे हैं, ये आपस में जुड़ के बन रहे हैं, और जुड़ेंगे कब? जब आप हाई कंसंट्रेशन लोगे। कहाँ गए? हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन पे तो ये इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोलाइट जैसा नमक, नमक को पानी में घोलेंगे तो सॉल्यूशन होगा, वो कोलाइड में नहीं आएगा, वो लेस देन 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। मैंने ये बोला कि देखिए क्राफ्ट टेम्परेचर को सिंपली आप कह सकते हो कि ये टेम्परेचर जिसके ऊपर कोलाइड्स बनेंगे। ठीक, और अगर CMC की बात करें, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, तो वैसा कंसंट्रेशन जिसके ऊपर कोलाइड्स बने, बस इतना सवाल। तो क्या लिखेंगे? द कंसंट्रेशन एबव विच कोलाइड्स विल बी फॉर्म, बस इतनी सी बात। इज कॉल्ड क्रिटिकल, CMC शॉर्ट में बोल दो, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन या CMC बोल सकते हो। तो लिखो डेफिनेशन इसका भी एक लाइन में। ये सब कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आसानी से बता सकते हो, बड़ी बात नहीं, इसको रटना नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक, लिखिए द कंसंट्रेशन एबव, द कंसंट्रेशन एबव कोलाइड्स विल बी फॉर्म, कोलाइड्स विल बी फॉर्म इज कॉल्ड CMC, is called CMC। तो यहां तक तो हमने कोलाइड बनाने की बात की। अब हम बात करते हैं कि जो चीज बनाए उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी ना जी, प्रॉपर्टी होगी तभी तो बनाए। तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। तो लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। क्या प्रॉपर्टी? पहला जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, जो आप कल बताए हुए थे, टिंडल इफेक्ट, लास्ट क्लास में। टिंडल इफेक्ट, अगर सुनो, टिंडल मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका 2 मार्क्स का डिफरेंशियल लिख लो, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है लिखने, टिंडल इफेक्ट 2 मार्क्स में। और ये NCERT बुक में होगा क्वेश्चन, इवन आपका प्रीवियस ईयर में भी होगा। ठीक है, तो वो ईयर तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल 2 मार्क्स के लिए कैसा लिखोगे? तो सुनिए, पार्टिकल्स का साइज बढ़ा, आप नमक मिला दो पानी में, आपने क्या मिला दिया जी? सॉल्ट। क्या ये पाथ विजुअल होगा? नहीं। इस पाथ को विजुअल करने के लिए ये पाथ इनसाइड द सॉल्यूशन,
ये पाथ विजुअल होगा नहीं। अब आप इसको विजुअल बनाने के लिए इसके पार्टिकल्स के साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब आप बढ़ाओगे और ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो पाथ तो विजुअल हो जाएगा, लेकिन ये कैसा बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो वही टिंडल इफेक्ट कहलाता है कि भाई ये यूज हुआ ना, ये प्रॉपर्टी हुआ ना कि अगर आपको पाथ विजुअल करना है तो आप यहाँ के एरिया को, मतलब इसके पार्टिकल्स के साइज को बढ़ाओ। जैसे एयर है, एयर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसका साइज थोड़ा बढ़ाइए तो आपको दिखने लगेगा। जैसे कहीं कहीं नैरो जगह से छोटा सा अगर सनलाइट आ रहा है तो देखना डस्ट पार्टिकल दिखने लगता है, नहीं नैरो है, क्योंकि वहाँ पे कम जगह है और वो उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो पाथ को विजुअल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड पाथ बिकम विजुअल। अब पाथ बिकम विजुअल क्यों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट वहाँ फैल गया तो भाई वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए वो विजुअल। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो लिख लीजिए 2 लाइन का डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। लिखिए, when beam of light passes through the particles of collide, path become visual, path become visible ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों विजुअल हुआ भाई, वो भी लिख लो रीजन, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। चलिए लिखवा देते हैं। हाँ लिखिए, द zigzag movement of particles in a colloidal solution, colloidal solution मान लो ये colloidal solution है, ठीक है, और इसके अंदर in a colloidal solution is called Brownian motion। तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये zigzag motion। अब zigzag का वो ब्रश भी आता है, नहीं ऐसे रहता है ऐसे, ठीक है वो, ठीक है, तो जिगजैग पाथ रहता है उसमें, है आ रहा है बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो आप लिख लीजिए, देखो टिंडल इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आया आपके बोर्ड एग्जाम में 21 और 22 2 साल रिपीट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट, कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा, नहीं, क्योंकि एक सॉल्यूशन, ठीक है, नाम में आंसर छुपा हुआ सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर का भी ट्रू सॉल्यूशन में आता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप एबव CMC, ये होगा, या डी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप बिलो CMC, एबव CMC लिखा है ना, एबव में ही वो बनता है कंसंट्रेशन। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, नहीं ना, ठीक है। तो हाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर, हाई कंसंट्रेशन है, सोप बिहेव एज, सोप कैसा बिहेव करेगा, मॉलिक्यूलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड, बताइए। अरे भाई मिसेल्स किस में बन रहा था, सोप में, और उसका दूसरा नाम क्या था, एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब वो जुड़ के बड़ा साइज का बन जाता है, यानी कि क्या आंसर कहेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड्स। कोई दिक्कत, इमल्सन, देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इमल्सन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, बोलो जल्दी से, लिक्विड इन लिक्विड, बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में आएगा तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जो जो नोट कॉपी में लिखा हुआ है उसी से लाइन से निकाला है। तो आपको बता ही रहा हूँ कि कहाँ इंपॉर्टेंट है, और लिखने वाले क्वेश्चन बता ही दिया हूँ,
टिंडल इफेक्ट आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब बात आता है कि हमने क्या क्या पढ़ा जी, टाइप्स ऑफ, क्या पढ़े जी, टाइप्स ऑफ कोलाइड। दूसरा भाई कोलाइड बनाए तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, यही ना पढ़े, प्रॉपर्टी बना पढ़े, ये दो प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि कोलाइड को बनाते कैसे हैं। तो कोलाइड को बनाने के दो मेथड है, तो लिखो मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। तो आज दो मेथड है, एक ब्रेडिंग आर्क मेथड और एक पेप्टाइजेशन। तो लिखिए पहला मेथड है ब्रेडिंग आर्क मेथड। सबका आंसर ना नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है, तो नाम से याद कीजिएगा, अभी याद करवाता हूं। हाँ लिखिए, इट इज यूज फॉर ब्रेडिंग आर्क मेथड किस लिए यूज करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इट इज यूज फॉर हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स को कोलाइड बनाने के लिए यूज करता है। इट इज यूज फॉर हैवी मेटल, हैवी मेटल का एग्जांपल लाइक पीटी, प्लेटिनियम, गोल्ड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी एग्जाम में, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब। अब 3-4 एग्जांपल दे देगा, मान लीजिए पीटी दे दिया, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, मैग्नीशियम दिया, किसको टिक करोगे, ब्रेडिंग आर्क मेथड इज यूज फॉर पीटी के लिए, आ रहा समझ में, हैवी मेटल से यूज करता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये लाइन पूछता है। अब आइए इस मेथड में, इस डायग्राम से समझ लो, फिर लिख लेना खुद से, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए हमने क्या किया, प्लेटिनियम का 2 रॉड बना लिया, इलेक्ट्रोड बना लिया, एनोड और कैथोड, ठीक। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क मिलता है, ऐसा नहीं रहता स्पार्क जो निकलता है, लगता है स्पार्क। आप देखो इसीलिए आर्क बोला है, वो स्पार्क वर्ड से ही आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया, तो यहाँ जो स्पार्क हुआ इसको हीट एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इसको क्या होगा, हीट एनर्जी मिलेगा, हीट के कारण ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। अब अगर ये मेल्ट होता जाएगा यहाँ पे, और ये वेपर के फॉर्म में यहाँ आके डिस्पर्स हो जाएगा, किस पे, अगर ये मेल्ट हो गया, इसको इंटेंस हीट एनर्जी दी पूरा, और इसके कारण ये क्या हो गया, हीटेड अप, और फिर फाइनली वेपराइज हो गया, और वेपराइज होके फाइनली किस में डिस्पर्स कर गया, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो अब इसका जो पार्टिकल्स का साइज होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ नहीं जाएगा इसके आने से, अब बढ़ गया तो ये पार्टिकल साइज किसके इक्विवेलेंट हो गया, कोलाइडल साइज पार्टिकल से। इसी मेथड को क्या कहते हैं, ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ यूज किया जाता है, सप्लाई करते हैं। तो आप ये डायग्राम बना लो और इसमें 2 लाइन लिख लो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कभी आया तो बना लेना, 2 मार्क्स में, ये बिहार बोर्ड में आ सकता है। लिखिए, या कोई और स्टेट सोचे हो गया, लिखिए when intense amount of electricity apply between the electrode, between प्लेटिनियम का बना हुआ है, between the electrode then electron become heated up, and finally it become vaporized, ये वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, and finally it become vaporized, which
विच इज डिस्पर्स, ये वेपर के फॉर्म में यहाँ डिस्पर्स हो जाएंगे, विच इज डिस्पर्स ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, इस पे डिस्पर्स हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एज ए रिजल्ट size of particle become colloidal solution, size of particle become colloidal solution, colloidal solution के बराबर का ये पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा, है ना। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रीडिंग आर्क मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रीडिंग आर्क मेथड। सेकेंड मेथड है पेप्टाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछता है। पेप्टाइजेशन तो लिख लीजिए, पेप्टाइजेशन द प्रिपेयर precipitate convert into colloidal size particles, colloidal size particles, convert into colloidal size particle. This process is called pepptization. This process is called pepptization. इसी प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा होता है कोएगुलेशन, लिखो इसी का उल्टा, ये भी कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ देता है। ये उल्टा होता है जी, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर दो प्रिसिपिटेट में। जैसे आपने वो एक देखा है ना, एक का जो लिक्विड पार्ट है वो बहुत क्या है, फाइन पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। उसको अगर सॉलिडिफाई कर दो, मतलब बॉइलिंग कर दो, तो क्या हो गया, वो कोएगुलेट होता है, मतलब वो जम के क्या हो गया, प्रिसिपिटेट बन गया। पहले तो वो क्या था, लिक्विड। अंडा उंडा नहीं देखा है क्या, खा के सब बैठा हुआ है तो ऐसे देख रहा है इसलिए, है ना। तो ठीक है, तो वहाँ पे जो लिक्विड सब्सटेंस उसके अंदर है उसको कन्वर्ट कर दो प्रिसिपिटेट में, यानी उसको बॉइलिंग ऑफ एग कह सकते हो, वो कन्वर्ट कर दो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। उल्टा कोलाइडल साइज पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, प्रिसिपिटेट में, यही कहलाता है कोएगुलेशन। तो लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें लिखो, ये भी 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाएगा। इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which colloidal solution convert into precipitate, solution convert into precipitate is called, उसी को क्या कहेंगे, it's called coagulation। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, coagulation is called coagulation। जैसे आप बताओ मिल्क, ऐसे तो बॉइलिंग ऑफ एग भी बोल सकते हो। अच्छा, मिल्क से दूध का फटना कभी हो देखे हो, पनीर जो बनाते हैं ऐसे ही ना बनाते हैं। तो मिल्क क्या होता है, मिल्क कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उसको तुमने फाड़ दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो पनीर जो बनता है वो प्रिसिपिटेट ही तो होता है, नीचे जाके बैठ जाता है सारा पानी अलग, ठीक।
अब बताओ, वो जो पार्टिकल साइज है वो कोलाइडल का नहीं रहा, वो एक प्रेसिपिटेट बन गया जो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन से हम बचाते हैं चीज़ों को, मतलब नहीं होने देते हैं कोएगुलेट, ताकि चीज़ें खराब हो जाती है। मिल्क खराब हो गया इसमें, उसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं, बहुत सा तरीका है, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बताओ मिल्क को बचाने के लिए? हाँ तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम चार्ज पता करते हैं किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स का। जैसे एजीआई क्या है? कोलाइडल पार्टिकल्स है। आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बना, तो इसमें से जो सब्सटेंस यहाँ जाके इकट्ठा होगा वो कौन सा होगा? उस कोलाइडल पार्टिकल पे क्या चार्ज होगा? निगेटिव। और यहाँ पे जो इकट्ठा होगा वो पॉजिटिव। तो इस बात को लिख लो, 2 लाइन का स्टेटमेंट लिख लो इसमें। हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिखो, when electric field apply, when electric field is applied, when electric field is applied on colloidal solution, then opposite charge particles move अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स गैदर कर लो, मूव हटा दो, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स गैदर है ना, गैदर टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है या अपोजिट टर्मिनल भी बोल सकते हो, है ना। ये जमा कहाँ होंगे जी? अपोजिट टर्मिनल पे। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स कहाँ जमा होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। और अगर हम पूछें कि पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स अगर होंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ जमा होंगे? नेगेटिव टर्मिनल पर। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताइए। हाँ, पेप्टाइजेशन क्या है? हाँ, प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, उल्टा करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में क्या होता है बताइए? कोलाइडल को किसमें बदल देंगे? प्रेसिपिटेट में। इसका एग्जांपल तो तुम लोग जानवे करते हो, है ना। ठीक, उसके बाद एक और टर्म पढ़े, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम क्या पता करते हैं? मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, अब 4 ऑप्शन दे देगा, डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। हम इसमें क्या पता करते हैं? डिटेक्ट क्या करते हैं? चार्ज ऑफ कोलाइडल। हो सकता है सब ऑब्जेक्टिव में दे दे, ठीक है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन और कुछ और देगा, मास पता करना, है ना, उसका वॉल्यूम पता करना। तो आप किसको टिक करोगे? चार्ज पार्टिकल्स। आया बात समझ में? तो ये हो गया कोलाइडल पार्टिकल्स। और लास्ट में जिसको बनाए, जिसकी प्रॉपर्टी पढ़े, प्रॉपर्टी भी 2 था, उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण पाथ विजिबल होता है, ठीक है। और लास्ट में इसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई। भाई जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो फिर लास्ट टॉपिक क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। लिखिए, तुम लोग क्या सोचे थे? क्लास खत्म हो गया छोड़ दें।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन। आप जानते हो, सुन लो, डायलिसिस सुने हो? डायलिसिस ये वर्ड सुने होगे, बहुत फैमिलियर होगा। उसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जब किडनी काम करना बंद कर दे तो उस पेशेंट को डायलिसिस पे रखते हैं, ठीक है। तो ब्लड का में जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जो ये पार्टिकल्स तो फ्लो कराता ही है, ब्लड लेके चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसके कारण यही ना क्लॉटिंग वगैरह हो जाता है। ज़्यादा हो गया तो क्लॉटिंग हो गया, धक्का मार दिया ब्लड प्रेशर, तो जहाँ भी मारा धक्का, जैसे हार्ट में मार दिया तो हार्ट ब्लॉकेज सुने हो? आजकल बहुत हो रहा है भाई, बहुत, है ना, इतना ज़्यादा हो रहा है। और पता है तुमको, एक ये बात मेरे को भी नहीं पता था, इधर मेडिकल टर्म में भी जाना मैंने, कि 80-90% जब ब्लॉकेज आ जाता ना, 2-4 केस मैं खुद फैमिली में सुन चुका हूँ। मेरे घर में 2-3 लोग को भी मैंने हो चुका था ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, दादाजी को, इन लोग को। तो ठीक है, तो इसीलिए अब मैंने इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, तो मेरे को ये पता चला कि ब्लॉकेज ना जब 80% प्लस होता है ना, तब ये पता चलता है, तब आपको फील होगा कि थोड़ा हम थकने लगे हैं, नहीं आने लगा, इस तरह का प्रॉब्लम्स आने लगा सिम्टम। 50-60 में पता नहीं चलता है। अगर आपको तब कब पता चलेगा, जब आप न्यूरोलॉजी कराते हैं इसमें, तो उसमें एंजियोग्राफी अगर आप रूटीन चेकअप में करा रहे हो तो अब आपको पता चल सकता है कि कितना ब्लॉकेज है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करा रहे हो, अचानक से ये होता है, तो जिसको जिसको हुआ है ना, 2-3 केस तो मेरे सामने मेरे फैमिली में ही है, सबका 90% है, तो स्टेन लगा के वो सब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा उस केस में। तो ये स्थिति है। तो मैं वही पूछा कि पता नहीं चलता है क्या, तो नहीं, इसके लिए डाइट उठ का ना बड़ा संभल के खाना चाहिए, कि ज़्यादा चीज़ उज वाला जो चीज़ हो ना, डालडा आप लोग खाते हो ना, पिज़्ज़ा उजा, है ना, पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो ये सब ना कम खाइएगा, बाकी इसी से फायदा होगा। चलिए ठीक है, तो डायलिसिस कल पढ़ते हैं, डायलिसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स कल करते हैं।